खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। गुजरात में देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से पूरा हो रहा है और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गुजरात के पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया था और पीएम मोदी ने सूरत बुलेट ट्रेन स्पेशल पहुंचे। बता दें आपको कि यहां पर स्टेशन पर वो पहुंचे हुए थे और अब इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। गुजरात में ही सूरत और नववारी के ही बिलीमोरा के बीच में ट्रायल रन शुरू होना है और पीएम मोदी से निरीक्षण से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई बार दौरा करके प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे में ही सूरत बुलेट ट्रेन का भी बारीकी से निरीक्षण किया और उन्होंने वहां पर काम में जुटे इंजीनियरों और कर्मचारियों से भी बातचीत की है। और आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ही कुल 12 स्टेशन है और गुजरात के हिस्से में ही काम जो है काफी उन्नत स्थिति में है। मुंबई अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ाना ही पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े सपनों में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और इस परियोजना के पूरे होने से गुजरात के अहमदाबाद समेत अन्य शहरों के विकास में तेजी आने की भी उम्मीद है। इनमें आपको बता दें कि वडोदरा और इसके साथ ही आणंद और सूरत शामिल है। इसके साथ ही आपको बताएं कि गुजरात के अहमदाबाद से ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक जाने वाले बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से दौड़ेगी और गुजरात में ही बुलेट ट्रेन के 8 स्टेशनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो रहा है और अब इन स्टेशनों पर दूसरी सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शौर्य, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना उर्दा देवी के पासी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने पासी स्वाभिमान दिवस को भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरांगना उर्दा देवी के ही शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा के अनावरण और स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम सभी शहीद वीरांगना उर्दा देवी की स्मृतियों को नमन करते हैं। भारत की स्वाधीनता को ही प्राप्त करने के लिए ऐसे वारों का ही योगदान जो है वो रखना चाहिए और शहीद वीरांगना उर्दा देवी केवल नारियों के लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा है। मैं इस स्मृति के लिए उन्हें नमन करता हूं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में से नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां देकर के वीरांगना उर्दा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उर्दा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने
विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। कहा, मैं योगी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम बहुत सारे लोग इतने सालों में नहीं कर पाए हैं वो आप कर रहे हैं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो समाज के बारे में इतना सोचेगा। योगी जी ने ये कर के दिखाया है और समाज में दबा दिए हैं और हीरोज के ही सामने लाना कोई आसान काम नहीं है। राजनाथ सिंह ने ये बातें लखनऊ के ही वीरांगना उदा देवी पासी के ही बलिदान दिवस पर कही। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वृंदावन कॉलोनी के पास ही चौराहे पर 12 फीट ऊंची और 6 टन वजनी हाथ में ही बंदूक लिए प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उदा देवी ने न केवल पासी समुदाय को बल्कि पूरे देश को ही गौरवान्वित किया है और प्रत्येक भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए। मैं आज लखनऊ में उदा देवी के संबंधित इस कार्यक्रम के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित होकर वास्तव में बहुत खुश हूं। वे दलित समुदाय से थीं और उन्होंने लखनऊ के ही इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया। साथ ही एक विशेष जुड़ाव है, उन्होंने ये भी कहा। और इसके साथ ही भदंत बोधानंद जी को भी बाबा साहेब के शिक्षक की तरह थे और भदंत प्रज्ञानंद जी और जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया था लखनऊ में रहते थे और इसलिए हम सभी लखनऊ को बाबा साहेब की स्नेह भूमि के रूप में पहचानते हैं। उदा देवी और बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ी भूमि को ही अपनी कर्म भूमि बनाना मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। उदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच उदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना उदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो उदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। लालू परिवार की दीवारें दरक रही हैं। पहले तेज प्रताप को लालू ने परिवार से निकाला और अब रोहिणी आचार्य ने तोड़ दिया परिवार से अपना नाता। क्या ये परिवार की आंतरिक लड़ाई है या फिर चुनावी हार का गहरा असर? लालटेन की वो रोशनी जो कभी परिवार को जोड़ कर रखती थी अब बुझती सी नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे कि क्यों लालू परिवार में एक के बाद एक रहस्य छोड़ रहे हैं परिवार का साथ और क्या तेजस्वी यादव इस महाभारत में अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं इस घटनाक्रम के अंदर की पूरी कहानी। लालू परिवार की दीवारें दरक रही हैं। पहले तेज प्रताप को लालू ने परिवार से निकाला, अब रोहिणी आचार्य ने तोड़ दिया परिवार से अपना नाता। क्या ये परिवार की आंतरिक लड़ाई है या चुनावी हार का गहरा असर? लालटेन की वो रोशनी जो कभी परिवार को जोड़कर रखती थी अब बुझती नजर आ रही है।
हम आपको बताएंगे क्यों लालू परिवार में एक के बाद एक सदस्य छोड़ रहे हैं परिवार का साथ और क्या तेजस्वी यादव इस महाभारत में अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम के अंदर की कहानी। सोचिए, बिहार चुनाव के नतीजे जैसे ही घोषित हुए वैसे ही लालू परिवार में हलचल की आंधी उठ गई। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिसने हमेशा परिवार और राजनीति दोनों में अपनी पहचान बनाई थी, उसने अचानक सबको झकझोरते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं। और ये सिर्फ किसी भावुक फैसले की कहानी नहीं है। रोहिणी ने साफ कह दिया है कि ये कदम उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई तेज प्रताप के दबाव के बावजूद उठाया है और पूरा दोष वो स्वयं पर ले रही हैं। एक तरफ चुनावी हार की चोट और दूसरी तरफ परिवार में गहरे फूट की खबर। ये सिर्फ पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला मामला नहीं, ये आरजेडी के भीतर चल रहे एक खतरनाक गृह युद्ध की निशानी है। पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। रोहिणी आचार्य के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद आरजेडी के भीतर की खाई पूरी तरह से उजागर हो गई। पार्टी ने खुद इसे परिवार का आंतरिक मामला बताया, लेकिन वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की परिवार बनाम परिवार वाली भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। यानी बाहरी दुनिया में अब आरजेडी का अंदरूनी संकट खुलकर सामने आ गया है। सूत्रों की माने तो लालू राबड़ी ने तेजस्वी पर संजय यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई का दबाव नहीं डाला और शायद यही कारण है कि रोहिणी ने अचानक फट पड़ने का निर्णय लिया। पार्टी के अंदर से भावनात्मक कदम माना जा रहा है, एक ऐसा कदम जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को संदेश देने के लिए परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। मतलब ये सिर्फ राजनीति छोड़ने की बात नहीं, बल्कि एक परिवार और पार्टी के बीच चल रहे गहरे संघर्ष की पूरी तस्वीर है, जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। रोहिणी आचार्य ने खुलकर धावा बोल दिया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज के बीच दबाव में उन्होंने ये दर्दनाक फैसला लिया। अगर आप नहीं जानते कि ये दोनों शख्स कौन हैं, तो चलिए इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी में शामिल हैं। वो बिहार से राज्यसभा सांसद भी हैं। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने जिस रमीज का नाम लिया है, वो सुल्तान भी तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगियों और सलाहकारों में से एक हैं। वो संजय यादव की तरह ही तेजस्वी के नजदीकी लोगों का हिस्सा माने जाते हैं। रमीज तेजस्वी यादव के निजी सचिवालय में काम करते हैं और पार्टी की रणनीति, मुस्लिम वोट बैंक मैनेजमेंट और चुनावी अभियान के अहम भूमिका निभाते हैं। रमीज तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वो यूपी के रहने वाले हैं। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी उन्होंने तेजस्वी के साथ देखा गया। रमीज समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद के दामाद हैं। संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के लिए खतरा मानते हैं और पहले से ही उनके रिश्तों में दरार थी। रोहिणी आचार्य के समर्थन में उनके भाई तेज प्रताप यादव आ गए हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि रोहिणी आचार्य बिल्कुल सही बात कह रही हैं। एक मां होने के नाते, एक बहन होने के नाते और एक बेटी होने के नाते जो काम उन्होंने किया है, वो शायद ही कोई बेटी या मां कर सकती है। सभी बहनों के लिए वो पूरी तरह से पूजनीय है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। खबर ये भी है कि रोहिणी को बिहार चुनाव में प्रचार करने से रोका गया। रोहिणी अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार करना चाहती थी, जिससे उन्हें रोका जा रहा था। अब बेबस रोहिणी करती भी क्या, वो नाराज होकर सिंगापुर चली गई। रूठी रोहिणी को मनाया गया और वापस बुलाकर चुनाव में प्रचार के लिए अनुमति दी गई।
लेकिन सिर्फ राघोपुर में जो तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट थी। रोहिणी छपरा की अलग अलग सीटों पर जाकर प्रचार करना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, लेकिन पार्टी में उनकी एक ना चली। लालू परिवार में पहले से ही संजय यादव को लेकर विवाद का साया हमेशा मंडराता रहा है। तेज प्रताप यादव ने उन्हें कई बार जयचंद तक कहा है। तेज प्रताप का आरोप है कि संजय पार्टी के भीतर फूट फैलाते हैं और तेजस्वी के चारों ओर ऐसा घेरा बनाते हैं जिसमें परिवार के लोग खुद को अलग अलग महसूस करते हैं। सितंबर 2025 में तेज प्रताप ने खुलकर कहा था, जयचंदों ने पार्टी को खोखला कर दिया है। इन शब्दों के निशाने पर संजय यादव ही थे। 2022 से 2025 के बीच कई बार पार्टी में उठते विवादों में संजय का नाम सामने आया, जब परिवार के सदस्य या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नाराज नजर आए। यहां तक कि रोहिणी ने भी किडनी दान के बाद फैली अफवाहों के लिए संजय को जिम्मेदार ठहराया। इन सभी घटनाओं ने संजय यादव की छवि एक ऐसे व्यक्ति की बना दी है जो पार्टी के भीतर न केवल बेहद प्रभावशाली हैं, बल्कि विवादों का केंद्र भी हैं। महागठबंधन की करारी हार और 35 सीटों पर सिमटने के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संजय यादव की रणनीति ने पार्टी को गंभीर चोट पहुंचाई है? सीट बंटवारे में देरी, जातिगत समीकरणों की गलतफहमी और प्रचार की दिशा में चूक अब खुलकर सामने आ रही है। लेकिन जब रोहिणी आचार्य ने सीधे आरोप लगाए कि ये सब उनके दबाव में हुआ, तो मामला और भी भयंकर हो गया। पार्टी में चर्चा है कि अगर इस समय कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो 2030 तक महागठबंधन का वोट बैंक बिखर सकता है और तेजस्वी यादव वो इस पूरी लड़ाई में खामोशी साधे हुए हैं। उनकी ये चुप्पी सवालों की आग को और भड़का रही है। क्या ये रणनीतिक चुप्पी है या मौन में छुपा असमर्थता? रोहिणी के परिवार से दूर जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या लालू अब इस टूटते परिवार को संभाल पाएंगे? क्या तेजस्वी के लिए सत्ता की कुर्सी अपने परिवार से भी ज्यादा अहम हो गई है? क्या अपने ही भाई से रिश्ते टूटने के बाद अब तेजस्वी के कंधों से उसकी बहन का हाथ भी छूट जाएगा? लालू परिवार की महाभारत अब राजनीतिक नहीं बल्कि निजी रिश्तों की भी जंग बनती जा रही है, जहां हर कदम पर विश्वास और वफादारी की कसौटी पर परखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद राजनीतिक चर्चाओं में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, एनडीए के 5 पांडव। जी हां, गठबंधन की जीत के पीछे 5 बड़े चेहरे माने जा रहे हैं, जिनकी रणनीति, मैनेजमेंट और तालमेल ने पूरी तस्वीर बदल दी है। कौन है ये 5 पांडव और कैसे इन्होंने बिहार की राजनीति में अपना दबदबा दिखाया है, देखिए खास रिपोर्ट में। तस्वीर बदल कर रखती है। आखिर बिहार में क्या होने वाला है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में एनडीए की जीत को लेकर जितनी चर्चा सीटों की हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा शोर है उन 5 नेताओं का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने तरीके से गढ़ा। राजनीतिक हलकों में इन्हें नाम दिया गया है। एनडीए के 5 पांडव के चेहरे हम आपको बताने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। जी हाँ, यही वो चेहरे हैं जो अब बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की, जो कि चुनावी मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाते हैं। जी हाँ, बिहार चुनाव की कमान संभालने वाले राजनीतिक ककारों में से सबसे बड़े नाम के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। चुनावी मैनेजमेंट, बूथ स्ट्रक्चर, चुनावी नैरेटिव, तीनों पर इनकी पकड़ अलग ही मानी जाती है। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बैठाने को लेकर गठबंधन की रणनीति तय करने तक धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका इस जीत में सबसे ज्यादा चर्चा में रही है।
दूसरे पांडव यानी कि चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान युवा चेहरा, आक्रामक कैंपेन, युवा तेज, आक्रामक और चुनावी मैदान में बेहद सक्रिय। दलित युवा वोटरों पर इनकी पकड़ ने एनडीए को बड़ी बढ़त दिलाई है। लाइव रैलियां, सोशल मीडिया कैंपेन और युवाओं की लामबंदी में चिराग पासवान पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा दिखाई दिए। एनडीए के वोट बैंक को मजबूत करने में इनका रोल निर्णायक माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पांडव यानी कि नीतीश कुमार की, जो कि अनुभव और भरोसे की ढाल है और बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी चेहरा है। उनकी प्रशासनिक पकड़, विकास की छवि और गठबंधन को एकजुट रखने की क्षमता सराहनीय है। इन तीनों ने नीतीश को एनडीए की जीत का अहम संदर्भ बना दिया है। ग्रामीण इलाकों में इनकी स्वीकार्यता ने कई सीटों पर एनडीए को बढ़त दिलाई है। उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी समीकरण के चाणक्य चौथे पांडव कहे जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी और पिछली जातियों में इनका प्रभाव इस चुनाव में एनडीए की जीत का अहम हिस्सा बना है। कुशवाहा ने अपने संगठन के जरिए जमीन पर मजबूती से काम किया है और उन सीटों पर शानदार प्रदर्शन दिलाया जहां मुकाबला बेहद कड़ी टक्कर वाला था। वहीं अगर पांचवें पांडव यानी कि जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी दलित आधार की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। दलित समाज में उनकी पकड़ और उनकी पार्टी की संगठनात्मक मजबूती एनडीए के लिए बड़े वोट का सहारा बनी हुई है। मांझी ने एनडीए को उन इलाकों में सहारा दिया जहां मुकाबला पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर टिका था। गठबंधन की ताकत, एकजुटता और कैडर एनर्जी, इन पांचों नेताओं ने मिलकर न सिर्फ चुनावी रणनीति बनाई बल्कि गठबंधन के भीतर की तमाम चुनौतियों को भी संभाला। चुनावी नाराजगी, टिकट विवाद, उम्मीदवार चयन, हर मोर्चे पर इन्हीं पांच नेताओं की सूझबूझ ने एनडीए को एकजुट रखा। तो बिहार में एनडीए की जीत सिर्फ सीटों की जीत नहीं बल्कि राजनीति, तालमेल और पांच पांडव की एकजुट मेहनत का नतीजा है। इन पांच चेहरों की भूमिका आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और भी निर्णायक हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में मौजूद उत्तराखंड निवास में आयोजित उत्तराखंड के कानूनी विरादगी के साथ बातचीत की और कार्यक्रम में भाग लिया है। और इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के न्यायिक और विधिक मामलों पर विचार विमर्श भी किया और इसके साथ ही कानूनी पेशेवरों के सुझाव और अनुभव को भी सुना है। उन्होंने प्रदेश में ही न्यायिक व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने और कानूनी सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाने के लिए सहज पहुंचाने की ओर भी एक कदम उठाया है। और कार्यक्रम में वरिष्ठ वकील, न्यायाधीश और कानूनी पेशेवर मौजूद रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाबा श्री चंद्र महाराज के 531वें प्रकाश उत्सव में शामिल हुए और इस अवसर पर ही धार्मिक और संस्कृत माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्सव में भाग लेकर श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना की और इसके साथ ही इस अवसर पर भक्तिमय माहौल में ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। श्रद्धालुओं ने बाबा चंद्र महाराज की जीवनी और शिक्षाओं को याद दिलाया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समाज में अत्यधिक मूल्य और सामुदायिक एकता को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश फैलता है और लोगों को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य से जोड़ता है। ये सभी यात्राएं 24 तारीख को कुरुक्षेत्र में वो पहुंचेंगी। गुरु तेग बहादुर जी की याद में वो यहाँ होगा, जिसमें हमारे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा सरकार मिलकर के उसको बड़े पत्थर पे मना रही है। उन्होंने इतिहास जिसके विच प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो शिरकत करेंगे। ये हम सबके लिए ये बड़ा अवसर है। इस अवसर पर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन भी करता हूं। प्यारी शासन जीओ, संत शिरोमणि प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज के। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही।